नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। अभी 2 दिन पहले ही राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें से महाराष्ट्र से भी एक सीट आती है जहां पे उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजीव सातव का कोरोना से निधन हो गया था, जिसके बाद से सीट खाली हुई थी और अलग अलग राज्यों में उपचुनाव होने हैं। लेकिन हम बात करेंगे स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के बारे में कि महाराष्ट्र में ये सीट किसे मिलने वाली है और क्या क्या समीकरण वहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की वहाँ सरकार है और कांग्रेस अपनी तरफ से किसको राज्यसभा सीट पर भेजने वाली है। दरअसल पहले महाराष्ट्र की राजनीति समझ लेते हैं कि वहाँ आखिरकार हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त ओबीसी की राजनीति बिल्कुल उफान पर है और चारों तरफ ओबीसी की ही बात हो रही है। एक ऐसा ऑर्डर भी आया था जिसमें ये कहा गया कि क्योंकि ओबीसी का जो आरक्षण है उसको लेकर बातचीत पूरे देश में चल रही है और ऐसे में जब तक ये डाटा पूरा नहीं आ जाता तब तक लोकल बॉडी इलेक्शंस को कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव होंगे, यानी सब कुछ ओबीसी राजनीति के आसपास ही घूम रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे आज कि वो कौन कौन से प्रबल दावेदार हैं जिन्हें कांग्रेस राज्यसभा महाराष्ट्र से भेज सकती है और क्या क्या जातिगत समीकरण वहाँ पर बन रहे हैं और कांग्रेस को कौन सा ज़्यादा जो समीकरण है वो फिट बैठेगा, क्योंकि लगभग 8 से 10 दावेदार हैं और कांग्रेस आलाकमान उलझन में है कि वो किसको राज्यसभा सीट दें। तो ओबीसी की जो मैं बात कर रहा था, राजीव सातव जिनका निधन हो गया, वो ओबीसी थे और उनको 2020 में ही राज्यसभा भेजा गया था और वो बहुत नज़दीकी माने जाते थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। और जब राज्यसभा का फैसला चल रहा था पिछले साल 2020 में जब ये तय हुआ था, तो तब अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फ़ोन करके कहा था कि अगर आप राजीव सातव को महाराष्ट्र से राज्यसभा नहीं भेज पा रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं राजस्थान से भेज देता हूं। तो सोच लीजिए कि कैसे संबंध अशोक गहलोत और राजीव सातव के बीच थे। दोनों ही ओबीसी नेता, राजीव सातव ओबीसी नेता थे और अशोक गहलोत भी ओबीसी नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो ओबीसी की पॉलिटिक्स नहीं करते। अब वो प्रबल दावेदार कौन कौन से हैं जिनको लेके बातचीत चल रही है इस वक्त पार्टी में। सबसे पहला जो नाम है वो है मिलिंद देवड़ा का। मिलिंद देवड़ा एक टाइम में राहुल गांधी के बड़े क्लोज थे। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से उनका संबंध, कम्युनिकेशन गैप हो गया, लेकिन एक बार फिर उनकी एंट्री हुई है। पिछले 15 दिन पहले उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, उन्होंने अपनी बात रखी। दरअसल 2014 की हार के बाद मिलिंद देवड़ा ने एक स्टेटमेंट दिया था कि राहुल गांधी के आसपास के लोगों के कारण कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ है। उनका इशारा था कनिष्क सिंह की तरफ और उसके बाद से लेके कनिष्क सिंह जो है उनको राहुल गांधी के स्टाफ में तो वो हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए लीगल मैटर्स हैं। अब वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। उसके बाद मिलिंद देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 2019 के चुनाव में उनके लिए मुकेश अंबानी ने खुद वोट मांगे थे और भी कई कॉर्पोरेट हाउसेस सामने आए थे, जिसमें कोटक महिंद्रा भी एक था कि मिलिंद देवड़ा जैसे कैंडिडेट नहीं है। तो आप समझिए कि कितने अच्छे संबंध उनके कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ हैं और उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए थे। मिलिंद देवड़ा भी राज्यसभा सीट की दावेदार हैं माने जा रहे हैं, लेकिन मिलिंद जो है वो मुंबई की राजनीति करते हैं और उनका संबंध जो इंडस्ट्रियलिस्ट देश के उनके साथ काफ़ी अच्छा बताया जाता है और इसीलिए उनके जो लोग हैं दिल्ली में वो इस बात को लेके बात कर रहे हैं कि अगर देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ पार्टी का संबंध अच्छा करना है, जो कि ठीक नहीं है पिछले 7 सालों से, क्योंकि राहुल गांधी बार बार एक ही बात कहती हैं कि हमारे दो की सरकार है, जिसमें हम दो का मतलब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से होता है और हमारे दो का मतलब मुकेश अंबानी और गौतम अडानी से होता है। तो लगातार राहुल गांधी इस बात को लेकर हमलावर रहते हैं कि हमारे दो की सरकार है। तो ऐसे में मिलिंद देवड़ा और उनके लोग इस बात को लेकर बैटिंग कर रहे हैं कि देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ संबंध ठीक करना है तो मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा भेज दीजिए या फिर इन्हें पार्टी का ट्रेजरर बना दीजिए। अब फैसला होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि कितनी बात दिल्ली आलाकमान के समझ में आई है या उन्होंने मानी है। दूसरा नाम है मुकुल वासनिक का। मुकुल वासनिक पार्टी के संगठन के नेता हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश के महासचिव प्रभारी हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, वहाँ से लोकसभा सांसद भी रहे हैं। तो मुकुल वासनिक का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि वो पिछले साल सितंबर में जब G23 ने चिट्ठी लिखी थी उनमें से एक मुकुल वासनिक भी थे, लेकिन उसके बाद वो उस G23 की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो मुकुल वासनिक का भी एक दावा बनता है। हालांकि पिछले साल भी मुकुल वासनिक का दावा बन रहा था, लेकिन तब राजीव सातव को राज्यसभा भेज दिया गया था। तीसरा नाम है रजनी पाटिल। रजनी पाटिल भी
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं और उनका नाम एमएलसी के लिए ऑलरेडी गया हुआ है। और रजनी पाटिल बहुत नज़दीकी मानी जाती हैं सोनिया गांधी की और एक प्रदेश की प्रभारी भी हैं दिल्ली में। चौथा नाम है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को कहते हैं कि ये बहुत नज़दीकी हैं प्रियंका गांधी के, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी हैं। और राजीव शुक्ला पहले भी महाराष्ट्र से राज्यसभा रहे हैं, कॉरपोरेट से उनके संबंध भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और ख़ासतौर पर शाहरुख खान और मुकेश अंबानी के साथ। अब उनका भी एक दावा है कि वो भी महाराष्ट्र से राज्यसभा मांग रहे हैं, पार्टी देगी नहीं देगी वो बात की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण नाम गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा सांसद भी रहे हैं महाराष्ट्र से और G23 के जो कोर टीम है उसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो अगर पार्टी ये चाहेगी कि G23 को तोड़ना है या उनको डाइल्यूट करना है, डिफ्यूज़ करना है, तो गुलाम नबी आज़ाद को भी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा वहाँ से भेज सकती है। लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि बार बार G23 की बैठक हो रही हैं और उनका सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर आता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस राज्यसभा भेजने वाली है महाराष्ट्र से। इसके बाद अविनाश पांडे इससे पहले राजस्थान के महासचिव प्रभारी थे और अभी भी वो गुजरात के प्रभारी बनना चाहते हैं महासचिव। बार बार उनका दावा रहा है, लेकिन वो इससे पहले महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार भी उनका दावा ज़रूर है कि उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जाएगा या नहीं, ये बात की बात है, बाद में तय होगा। लेकिन अभी उनकी प्रबल दावेदारी बनी हुई है। और एक आखिरी नाम है संजय निरुपम, जो कि मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं, मिलिंद देवड़ा के एंटी कैंप के माने जाते हैं। 10 दिन पहले ही उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो इन सब के बीच में संजय निरुपम और मिलिंद देवड़ा की दोनों की ये एंटी लॉबी है। मिलिंद देवड़ा का विरोध संजय निरुपम करते हैं और निरुपम विरोध करते हैं मिलिंद देवड़ा का। तो ऐसे में किस तरीके से और कैसे आने, दरअसल सीट एक है और दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि राज्यसभा तो एक व्यक्ति को ही मिलेगी, तो आपको ये खबर ज़रूर मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता और वो नेता नाराज़ हो गए हैं। क्योंकि इस वक्त जो झगड़ा पार्टी के भीतर चल रहा है वो है राज्यसभा का। G23 में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो इस बात से नाराज़ हैं कि उनको राज्यसभा नहीं दी गई या कुछ की ख़त्म होने वाली है। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास 3 राज्यों में उनकी सरकार है, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ऐसे में इन 3 राज्यों से कितनी राज्यसभा सीटें आएंगी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में अलायंस की सरकार कांग्रेस पार्टी की है। यानी मेजर पार्ट जो है वो अलायंस के पास है और बहुत छोटा पार्ट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो सीटें आज के दौर में पार्टी के पास है नहीं और मांग बहुत ज़्यादा है राज्यसभा उम्मीदवारों की। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आपको खबर मिलेगी कि कैसे कितने लोग पार्टी से नाराज़ हो गए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस रिपोर्ट के अंदर कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त उलझन में है। ख़ास तौर पर दिल्ली का जो आला कमान है कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ओबीसी की पॉलिटिक्स हो रही है, तो ओबीसी का कोई चेहरा कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में नहीं है जो बड़ा चेहरा हो। और दूसरा कि अगर इनमें से किसी को भेजें तो कैसे बैलेंस करें, कैसे इन बड़े बड़े नेताओं के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, समन्वय हो कि राज्यसभा सीट भी मिल जाए और लोग नाराज़ भी ना हो। अब देखना ये होगा कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस की मांग पर ओबीसी के किसी चेहरे को राज्यसभा मिलेगी या फिर दिल्ली अपने हिसाब से तय करेगी, ताकि उसको G23 भी देखना है, उसको कॉरपोरेट्स भी देखने हैं और जातिगत समीकरण भी देखने हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट के बाद आप इंतज़ार कीजिएगा, जैसे ही ये अनाउंस होगा कि किसको राज्यसभा सीट महाराष्ट्र से मिली है, उसके बाद आपको एक रिपोर्ट और बताऊंगा कि इस व्यक्ति को क्यों कांग्रेस ने चुना, किस जातिगत समीकरण के तहत, किस कॉरपोरेट प्रेशर के तहत या ओबीसी की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र कांग्रेस की मानी जाएगी।